सुमित्रा जी, ये लो हमारा राजकुमार पुत्र, और इसको ऐसी जगह दफन करो जहां कोई इसका सुराग भी ना लगा सके। ध्यान रहे, महारानी को या राज्य में ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी संतान है, आप इसे ऐसे नहीं फेंक सकते। ये कहानी शुरू होती है विजयगढ़ के एक गांव से, जहां राजा विक्रम सिंह राज करते थे। एक दिन सुमित्रा भागते भागते राजमहल जा रही थी। तभी उसका पुत्र कमलेश उसको आवाज लगाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो माँ? मुझे खाना दे दो, आज तुझे बड़ी जल्दी हो रही है जाने की। बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे कोई काम धंधा करना ही नहीं है। बुढ़ापे में मैं ही अपनी हड्डियां रगड़ती रहती हूँ। इतनी उम्र हो गई है मेरी, मजाल है जो आज तक एक दिन भी मेहनत किए बिना खाया हो। अब तू बड़ा हो गया है, कुछ दिन अपनी माँ को भी आराम दे दे। माँ, जब तक तू है तब तक मैं चैन से जी रहा हूँ, उसके बाद तो मेहनत ही मेहनत करनी होगी। सुमित्रा ने जल्दी से भोजन की थाली कमलेश के सामने रख दी और खुद घर से बाहर निकल गई। वो चलते चलते बड़बड़ा रही थी, कल से पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों से भी दिखना बंद हो गया है। बेटा किसी काम का नहीं है, समझ नहीं आता अपना दुख किसके साथ बांटे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनकी किस्मत में औलाद का सुख लिखा होता है। चलते चलते सुमित्रा बहुत दूर आ गई। वो घर घर काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। वो अभी भी चल ही रही थी, तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी जो बहुत जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। सुमित्रा दौड़कर उसके पास गई और उसको देखते हुए बोली, ये खरगोश तो बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। इतना सोचकर सुमित्रा ने खरगोश को गोद में उठा लिया और घर पर ले आई। कमलेश उसको देखकर ही बोला, अब तुझे देर नहीं हो रही और ये गोद में क्या गंदी चीज लेकर घूम रही है? दूर कर इसको, मुझे घिन आती है इन चीजों से। ऊपर वाले से डर, ये जख्मी है, दिख नहीं रहा तुझे? इसको उपचार की आवश्यकता है, अगर इसका उपचार नहीं किया तो ये भी मर सकता है। तो मरने दो ना माँ, कौन सी कमी आ जाएगी दुनिया में? वैसे भी इनका असल ठिकाना जंगल में होता है, इस बदबू को बाहर फेंको जल्दी से। सुमित्रा ने उसकी एक न सुनी और खरगोश के जख्मों पर लेप लगाने लगी। कमलेश बड़बड़ाते हुए घर से निकलकर चला गया। सुमित्रा ने खरगोश को एक कोने में बिठाया और महल आ गई। सुमित्रा जी, आज आपको जल्दी आना था और आप इतनी देर से आ रही हो। पता है ना, आज महारानी को आपकी बहुत जरूरत है। जानती हूँ महाराज, हाथ पैर अब ज्यादा काम नहीं करते, शरीर भी कांपने लगा है काम करते हुए। बस इसलिए घर के काम में देरी हो गई। आज के बाद कभी भी देरी नहीं होगी राजा साहब, माफ कर दीजिए मुझे। आज खुशी का दिन है, इसीलिए तुमको माफ कर रहे हैं। अब जल्दी से महारानी के कक्ष में जाओ, आज महल में हमारे राजकुमार जन्म लेने वाले हैं, हमें बहुत खुशी है। सुमित्रा डरते हुए बोली, महाराज, यदि राजकुमारी ने जन्म लिया तो? वो भी हमारी ही संतान होगी, हम उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना राजकुमार को। सुमित्रा ने सुकून की सांस ली। वो तो कुछ और ही समझ बैठी थी, जैसे राजा को सिर्फ पुत्र ही चाहिए। वो जल्दी से महारानी के कक्ष में गई। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। सुमित्रा खुश होते हुए महारानी के पास गई और उनसे बोली, मुबारक हो आपको महारानी, मुबारक हो। सुमित्रा ने देखा रानी बहुत उदास है और गहरी सोच में गुम है। सुमित्रा ने फिर से रानी को आवाज लगाई तो जैसे ही महारानी नींद से जागी, सुमित्रा जी, हमने राजकुमार को जन्म दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर आप इतना उदास क्यों है? सुमित्रा जी, ये देखिए, हमारे पुत्र की आंखें नहीं है। उन्होंने बच्चे को सुमित्रा जी को दिखाते हुए कहा। ये देख के तो सुमित्रा जी भी बहुत हैरान रह गई। बच्चा बिल्कुल ठीक था,
परंतु उसकी आंखें नहीं थी, बस आंखों की जगह निशान थे। ये तो ऊपर वाले की देन है, जैसी उसकी मर्जी। आप उदास मत होइए। बाहर राजा बड़ी ही बेसब्री से बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनको बताकर आती हूँ। सुमित्रा राजा के पास गई और उनसे बोली, महाराज, महल में राजकुमार ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा जल्दी से रानी के कक्ष की ओर भागे। उन्होंने रानी की गोद से बच्चे को गोद में उठा लिया और जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा वो चौंक गए। महारानी, इस बच्चे की आंखें कहाँ हैं? वो हम भी सोच रहे हैं महाराज। महाराज बहुत गंभीर हो गए और बच्चे को रानी की गोद में दे दिया। आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, परंतु जो भी हुआ उसको बदला नहीं जा सकता है। कितनी बदनामी होगी हमारी जब हमारे आसपास के राज्यों में पता लगेगा इस महल में बिना आंख वाले राजकुमार ने जन्म लिया है। आने वाली पीढ़ी में हम इसको तो राजा नहीं बना सकते ना। हमारी और भी संतान होंगी, क्या बोलेंगी वो अपने बड़े भाई को? ये तख्त के लायक तो कभी होंगे नहीं। सारी दुनिया हम पे हंसे, मैं नहीं चाहता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जैसा भी है हमारा राजकुमार है। क्या चल रहा है आपके मन में? राजा ने कुछ नहीं कहा और बाहर की तरफ चल दिए। रानी ने बच्चे को कसकर गले लगाया। मैं अपने पुत्र को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। महाराज को हो ना हो, हमें अपने पुत्र से बहुत प्यार है। हम इसके बिना अब जीने का सोच भी नहीं सकते। सांसें अटक जाएंगी हमारी अगर हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो। अगर राजा ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो हम ये महल छोड़कर चले जाएंगे। राजा बाहर आ गए और इधर उधर टहलने लगे। एक अजीब सी घुटन उनके मन में हो रही थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही टहलते रहे। फिर उन्होंने सुमित्रा को बुलाया और उससे कहा, सुमित्रा जी, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आप कुछ ऐसा करो जो ये बच्चा मर भी जाए और किसी को खबर भी ना हो कि महल में किसी बच्चे ने जन्म लिया था। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। राजा अंदर गए। जब वापस आए तो उनकी गोद में राजकुमार थे। उन्होंने राजकुमार को सुमित्रा की गोद में दे दिया और उससे बोले, सुमित्रा जी, ये लो हमारा राजकुमार पुत्र, और इसको ऐसी जगह दफन करो जहां कोई इसका सुराग भी ना लगा सके। ध्यान रहे, महारानी या राज्य में किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी संतान है। आप इसको ऐसे नहीं फेंक सकते हैं महाराज, ये गलत है। यहाँ के राजा हम हैं। जो हम चाहेंगे वही इस महल में होगा। मैं चाहता तो ये काम अपने सैनिकों से भी करा सकता था, परंतु आप 20 साल से इस महल में काम कर रही हैं। आप पे हमें बहुत भरोसा है। अब सुमित्रा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और महल से निकल गई। वो जंगल की तरफ चल दी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, परंतु महाराज के विरुद्ध जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। सुमित्रा ने बच्चे को जमीन पर लेटा दिया और एक गड्ढा खोदने लगी। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सुमित्रा को बार बार रानी का चेहरा याद आ रहा था। महारानी पे क्या बीतेगी जब उन्हें पता लगेगा उनके राजकुमार को राजा ने दफन कर दिया। वो जमीन से मिट्टी हटाती रही और सोचती रही। कुछ ही देर में एक गड्ढा तैयार हो गया। सुमित्रा कुछ देर तक उस गड्ढे को देखती रही और फिर उसने बच्चे को देखा। इस बच्चे का दम घुट जाएगा इस गड्ढे में। मैं इसको इसमें दफन कैसे कर सकती हूँ? सुमित्रा बच्चे को गले से लगाती हुई बोली, महाराज, इसको महल में नहीं रख सकते तो क्या हुआ? मैं तो इसे पाल सकती हूँ ना। इतना सोचकर सुमित्रा बच्चे को लेकर घर पर आ गई। घर आते ही कमलेश बोला, माँ, ये बच्चा कहाँ से ले आई? क्या आप तो बच्चा भी चुराने लगी? देख, तेरे फालतू के सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा कर। हमें ये गांव छोड़ना होगा और तू
किसी को नहीं बताएगा ये बच्चा कौन है? नहीं बताऊंगा, पर तू मुझे ये तो बता, ये बच्चा कौन है? तुझे ना बताने में ही फायदा है, अब जल्दी से यहाँ से चल। कमलेश को गुस्सा तो बहुत आया। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं किसका बच्चा चुरा लाई है माँ, अब मुझे भी बता नहीं रही। ज्यादा पूछूंगा तो मुझे घर से निकाल देगी, फिर मुझे खाने पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं करना चाहता। इसीलिए जैसा माँ कहती हैं कर देता हूँ। खाने और रहने के लिए घर तो मिलेगा। माँ को ऊपर वाले ने बहुत हिम्मत दी है, वो तो काम करती ही रहेंगी। और ऐसा सोचकर कमलेश और सुमित्रा और खरगोश ने गांव छोड़ दिया। सुमित्रा ने उस बच्चे को बिल्कुल अपनी संतान की तरह पाला, जो कमलेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, परंतु वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। सुमित्रा अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी थी। अब उसको एक नहीं 2 बेटों का ख्याल रखना था। उसने राजकुमार का नाम रतन रखा। 9 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुमित्रा काम करके घर लौटी तो कमलेश ने सारा सामान इधर उधर फेंक रखा था। क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है बेटा? माँ, इसको रतन को देखो, सारा दिन उछल कूद करता रहता है, और आज तो हद ही हो गई। बाहर का एक बच्चा इसकी शिकायत लेकर आया था कि इसने उसको मारा था। सुमित्रा हंसते हुए बोली, अपने बड़े भाई पर ही गया है तू, उसे भी उछल कूद ही करनी होती है पूरे दिन। सुमित्रा का इतना कहना था कि कमलेश बादल की तरह फट पड़ा। मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये तो पता नहीं किसका बच्चा है। इसके माँ बाप ने इसको पैदा करते ही छोड़ दिया होगा मरने के लिए, और तू इसको घर ले आई। आइंदा इसको मेरा भाई मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमलेश के मुंह से ये बात सुनकर रतन और सुमित्रा दोनों ही चौंक गए। कमलेश बड़बड़ाता तो हमेशा ही रहता था, परंतु आज उसने हद कर दी थी। जहां आज तक सुमित्रा ने रतन से ये बात छुपा कर रखी थी, और कमलेश ने एक ही पल में उसको रतन के सामने बोल दिया, ये सोचे बिना कि उस मासूम जहन पर इसका क्या असर होगा। क्या ये मेरा परिवार नहीं है? अगर ये मेरा परिवार नहीं है तो मेरा असली परिवार कहाँ है? बोलो ना माँ। बेटा, कमलेश को तो तुम जानते ही हो, हमेशा जहर ही उगलता रहता है। आज भी उसने गुस्से में ये सब बोला है। तू परेशान मत हो, तू मेरा ही बेटा है। सुमित्रा बात को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, तभी बीच में फिर से कमलेश बोल पड़ा। माँ झूठ बोल रही है रतन, मैं सच कह रहा हूँ। ये तेरी असली माँ नहीं है, और ना ही मैं तेरा भाई हूँ। तू अपने असली परिवार को ढूंढ और चला जा इस घर से। मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, और जब जाएगा ना तो इस खरगोश को भी लेके जाना। पहले ये सिर्फ मेरा घर था, अब तुम लोगों का हो गया है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब तुम लोगों से मेरी जान छूटेगी। ये क्या बोल रहा है कमलेश? तू होश में तो है ना बेटा? माँ, आज तक चुप ही था, अब चुप नहीं रहूंगा। जो सच है वो तेरे छुपाने से छुप नहीं सकता। कौन है मेरे माता पिता? और माँ, मुझे उनके पास जाना है। अब मुझे पता लगा कमलेश भैया क्यों मुझे इतना डांटते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी मुझे बताते हैं उनके बड़े भैया उनको बहुत प्यार करते हैं। आज मैं कमलेश भाई की नफरत को समझ चुका हूँ। बताना माँ, कौन है मेरे असली माता पिता? मुझे उनके पास जाना है। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था वो रतन को क्या जवाब दे। रतन तो जैसे जिद लगा के ही बैठा था, परंतु सुमित्रा कैसे उसे बताती कि वो एक आम इंसान नहीं, राजकुमार है। वो भी ऐसा राजकुमार जिसको राजा ने दफनाने के लिए बोल दिया था। वो अजीब सी कश्मकश में पड़ गई थी, पर उसको रतन को कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। वो कुछ बोल पाती, तभी कमलेश बीच में बोल पड़ा। आज तक मैं भी यही सोचता रहा कि एक दिन तेरे माँ बाप आएंगे और तुझे ले जाएंगे, परंतु मैं गलत था। आज तक तुझे ढूंढने कोई नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है तू अंधा है ना, किसी ने कचरे में फेंक दिया होगा और माँ तुझे उठा लाई होंगी। ये सुनकर रतन रोने लगा और सुमित्रा कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कमलेश आए दिन रतन को परेशान करने लगा और रतन चुपचाप सब कुछ सहता गया। एक दिन सुमित्रा काम से वापस आ रही थी।
रास्ते में उसको एक चिड़िया मिली जो पानी के लिए बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। ये चिड़िया कितनी प्यारी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे मैं कमलेश, खरगोश और रतन की माँ हूँ, उनको भूखा नहीं देख सकती, ऐसे ही इस चिड़िया की भी कहीं माँ होगी। ये चिड़िया कितनी प्यारी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर सुमित्रा चिड़िया से बोली, प्यारी चिड़िया, यहाँ तो आसपास भी कहीं पानी नहीं है। अगर मैं तुम्हें घर ले गई तो तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी माँ को शिकारी ले गया, क्या तुम मुझे मेरी माँ से मिलवा सकती हो? नहीं प्यारी चिड़िया, अब तो शिकारी ने उस चिड़िया को बेच भी दिया होगा। फिर मैं भी यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। सुमित्रा को याद आया रतन बहुत दिन से उदास है और उसको रंग बिरंगी चिड़ियाएं बहुत पसंद है। यदि मैं इस चिड़िया को घर ले जाऊं तो रतन बहुत खुश होगा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से खिल जाएगी। सुमित्रा ने चिड़िया से कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। मेरा एक बेटा है, उसको चिड़िया बहुत पसंद है, तुमको देखेगा तो खुश हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम अपनी बात याद रखना, मुझे पिंजरे में कैद मत करना। ठीक है। दोनों घर की ओर चल दिए। वो जैसे ही घर पहुंचे तो देखा कमलेश ने खरगोश और रतन को घर से बाहर निकाल दिया था। वो दोनों घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। सुमित्रा लपक कर उसके पास गई। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे और खरगोश को कमलेश भाई ने बाहर निकाल दिया है। सुमित्रा अंदर गई और जैसे ही कमलेश की तरफ बढ़ी, कमलेश ने एक पल के लिए भी बिना सोचे अपनी माँ के सर पर बेलन से वार कर दिया। सुमित्रा सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। बेटा, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, आज तूने ये भी कर दिखाया। तेरे दोनों पुत्र बाहर बैठे हैं, अब तू भी घर से निकल जा। आज से ये घर मेरा है और तू भी इसमें नहीं रह सकती। सुमित्रा बड़ी मुश्किल से बोली, जिस बेटे ने बूढ़ी माँ पे हाथ उठा दिया हो, मुझे उस घर में अब रहना भी नहीं है। इतना बोलकर सुमित्रा बाहर आ गई। बाहर चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। उसको सुमित्रा की हालत पे बहुत तरस आ रहा था। एक मैं हूँ जो माँ से मिलने को इतना तरस रही हूँ, एक ये बदनसीब है जो अपनी माँ को घर से निकाल दे रहा है और अपनी माँ पर हाथ उठा रहा है। सुमित्रा रतन और खरगोश के साथ आगे आगे चलने लगी। धूप बहुत तेज हो रही थी। एक जगह आकर चिड़िया ने सुमित्रा से कहा, मेरी माँ तो नहीं है, रतन और खरगोश तुम्हें माँ बुलाते हैं, क्या मैं भी आपको माँ कह सकती हूँ? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। जो अपने थे वो पराये हो गए, जो पराये थे वो अपनापन जता रहे थे। सुमित्रा ने हाँ में सर हिला दिया। वो चारों एक जगह पहुंचे। चिड़िया ने सुमित्रा से कहा, माँ, एक झोपड़ी बनाकर हम यहीं रुकेंगे। सुमित्रा ने वहां जंगल से लकड़ियां लाकर एक झोपड़ी बनाई और रतन को लेकर अंदर चली गई। चिड़िया जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर गई, वो घर पक्के में बदल गया। सुमित्रा ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। प्यारी चिड़िया, ये तुमने कैसे किया? मैं एक मायावी चिड़िया हूँ, मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। खरगोश ने आंखें बंद की और देखते ही देखते पूरा घर खाने पीने के सामान से भर गया। सुमित्रा बहुत ज्यादा हैरान थी और खुश भी। वो सब एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लगे। उधर कमलेश ये सोच रहा था कि अब तक सुमित्रा ने रतन और खरगोश को छोड़ दिया होगा, वो बस फिर से वापस आ जाए और उसको कुछ करना ना पड़े। 4 दिन में ही सुमित्रा के बिना उसका बुरा हाल हो गया। अब उसको मेहनत करनी पड़ रही थी।
एक दिन वो मजदूरी करके लौट रहा था। तभी पड़ोस की सीता जी ने कमलेश से कहा, बेटा सुना है तुम्हारी माँ ने पक्का मकान बनाया है, वो भी पूरे गांव में सबसे सुंदर। क्या बात कर रही हैं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते बोलते वो आगे बढ़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। भाई, सुमित्रा काकी ने पक्का मकान बनाया है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। वो मेहनत बहुत करती हैं। बेटा जवान है, वो तो कुछ करता नहीं। सुमित्रा काकी ने इस उम्र में भी मकान बना लिया। भाई, वो कोई साधारण मकान नहीं, बहुत ही सुंदर मकान है। उसको बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे तो कोई झोल लगता है। कमलेश को जैसे ही ये बात पता चली, वो सोचने लगा, माँ 2 दिन में पक्का मकान कैसे बना सकती है? मुझे पूरी बात का पता लगाना होगा। वो उस तरफ चल दिया जहाँ का लोग जिक्र कर रहे थे। उसने देखा रतन घर के अंदर चिड़िया के साथ खेल रहा था और वो बहुत खुश था। ये कैसे हो सकता है? माँ के पास इतनी जल्दी इतना पैसा आया कहाँ से? जरूर माँ ने कहीं चोरी की होगी। ये बड़े बड़े घरों में काम जो करती हैं, अब ये मेरे पास कभी वापस नहीं आएंगी। मुझे मजदूरी करके ही खाना खाना होगा, जो मुझसे नहीं होता। मुझे माँ का कुछ करना होगा ताकि ये पक्का मकान और खाने पीने की चीजों से भरा घर मुझे मिल सके। वो अब सीधा राजा के पास विजयगढ़ गया। उसने दरबार में आकर राजा से कहा, महाराज, मेरी बूढ़ी माँ है, उसने किसी के घर में चोरी की है। तुम अपनी माँ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो? महाराज, मेरी माँ को शुरू से चोरी करने की आदत थी, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहता। हमें तुम्हारी नीयत पसंद आई। राजा ने अपने सैनिकों से सुमित्रा को बंदी बनाकर महल में बुला लिया। राजा ने जब सुमित्रा को देखा तो वो चौंक गए। इतने साल तुमने महल में काम किया, फिर तुमने अचानक ही महल आना छोड़ दिया। हमें लगा कि तुम कहीं चली गई, परंतु अब हमें लगता है कि तुमने महल की कोई चीज भी चुराई होगी, इसीलिए तुमने ये गांव छोड़ा था। सुमित्रा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने सुमित्रा को कारावास में डाल दिया। कमलेश सीधा सुमित्रा के पक्के मकान में आ गया। चिड़िया, खरगोश और रतन को जब सच्चाई का पता लगा तो खरगोश ने कहा, रतन, हमें माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ रतन, हमें माँ को बचाना ही होगा। हमें महल जाना ही होगा। मैं देख नहीं सकता, विजयगढ़ के दरबार में कैसे जा सकता हूँ? खरगोश और मैं है ना, हम तीनों उनके पुत्र हैं। हम माँ को बचाकर जरूर ही लेकर आएंगे। चिड़िया रतन के कंधे पर बैठ गई और खरगोश साथ साथ चल दिया। कुछ देर में वो विजयगढ़ पहुंच गए। तभी उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, मेरी माँ को रिहा कर दो, वो बेकसूर हैं। ये सब कमलेश भाई की चाल है। अभी तुम घर जाओ, कल आना। आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं। हम दूसरे गांव से आए हैं, पूरी रात कहाँ रहेंगे? मेरी माँ बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो औरत एक अंधे अनाथ बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल सकती है, वो चोर हो ही नहीं सकती। राजा उधर से ही गुजर रहे थे। रतन की बात सुनकर जैसे उनके कान में साए साए होने लगी। राजा रतन के सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने देखा रतन वो ही अंधा बच्चा है जिसको राजा ने दफनाने के लिए सुमित्रा को दिया था। राजा मन ही मन सोचने लगे, इसका मतलब सुमित्रा ने राजकुमार को मारा नहीं था, पाल लिया था, इसीलिए वो गांव छोड़कर चली गई थी। राजा चलकर रतन के सामने आकर खड़े हो गए। क्या तुम सुमित्रा के पुत्र हो? हाँ। राजा ने मंत्री से कहा, सुमित्रा को लेके आओ। कुछ ही देर में सुमित्रा, राजा, रतन, खरगोश और चिड़िया सब एक जगह आकर खड़े हो गए। सुमित्रा, क्यों छुपाया तुमने हमसे ये सच? महाराज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं, हमसे हुई है। हमने राजकुमार को मारने के लिए तुमसे कह दिया, उसके बाद ही रानी ने आत्महत्या कर ली। महल सूना हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती महल पे कितना कहर टूटा पिछले 9 सालों में। मैं भी सोच नहीं सकता था मैं फिर से कभी भी अपने पुत्र से मिल पाऊंगा। तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया।
काश आज महारानी होती तो अपने पुत्र को देखकर कितना खुश होती। तो आप थे जिसने मुझे मरवाने के लिए माँ को दे दिया था? बेटे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। सुमित्रा जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी महल में। आज से आप कोई काम भी नहीं करेंगी। मुझे मेरे तीनों बेटों के साथ मेरे घर में ही रहने दीजिए महाराज। तुम्हारा तो एक ही बेटा था ना? मेरे 3 बेटे हैं, एक खरगोश, एक चिड़िया, एक रतन। इन्होंने मुझे औलाद जैसा सुख दिया है। राजा ने सुमित्रा को आजाद कर दिया और कमलेश को कारावास में डालने का हुक्म दिया। पर सुमित्रा के कहने पर राजा ने कमलेश को फिर से आजाद कर दिया और ऐसे ही एक बूढ़ी औरत के 3 बेटों ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया।